Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Rekha ma'am from RS Bura Academy. Today I shall tell you about the French Revolution 9th class chapter first history. हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन, आज मैं उसके बारे में डिटेल से आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट वीडियो में बच्चों मैंने कवर किया था कि हु वाज द किंग ऑफ द फ्रांस, वाई डिड द रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन फ्रांस। मैंने आपको बताया था कि विच वाज द मेन जो सोर्स है और रेवोल्यूशन का फ्रांस के अंदर वो कौन सा जो प्लेस था वो बास्तिल का किला का जो पतन होता है वो मैंने बताया था। आज बच्चों मैं आपको बताने वाली हूँ हमारा जो 8 नंबर पेज है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। जो परिस्थितियाँ थी वहाँ पर जो ये रेवोल्यूशन हुई ही क्यों, उसके लिए जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो किसकी वजह से हुई। जो हमारा थर्ड एस्टेट था, थर्ड एस्टेट को टैक्सेस पे करने पड़ते थे। फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट हमारे जो ऐशो आराम का जीवन जीते थे, इसलिए जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन्होंने इकट्ठे होकर के अपने अधिकारों की डिमांड की और फ्रांस के किंग्स थे लुई 16 उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं। लुई 16 हैड टू इंक्रीज द टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्नड इन प्रीवियस सेक्शन। हमने पढ़ा है कि लुई 16 ने जो टैक्स को इंक्रीज क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पर जो वार का एक्सपेंसिव था बहुत ज़्यादा हो गया था। सरकार को चलाने के लिए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए उसने क्या किया था, टैक्स लगाने पड़े थे। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, उसने ये किया है इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम। द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल। अपनी विल से मोनार्क कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेज। उसको एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती है जो प्रपोजल को तय करती है उसके टैक्स लगाने वाले। द स्टेट जनरल वाज द पॉलिटिकल which then passed the proposal for new taxes. The State General was the political body of which the three estates sent their representatives. ये स्टेट जनरल एक असेंबली होती थी लोगों की, जिसमें मैंने बताया जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एस्टेट के जो लोग होते थे वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर भेजते थे। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट जनरल भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इंटरनल आपका क्वेश्चन 1 बनता है कि एक पॉलिटिकल बॉडी थी टू विच द 3 एस्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें जो 3 एस्टेट्स थे अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। हाउएवर द मोनार्क एलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। जो मोनार्क है वो डिसाइड कर लेता है कि कब उस बॉडी की मीटिंग बुलाई जाए। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614, और जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1614 के अंदर। नेक्स्ट बच्चों ऑन मई 1789 में फिर मीटिंग होती है। लुई 16 कॉल टुगेदर असेंबली ऑफ स्टेट जनरल टू पास द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेज। टैक्स लगाने के पर्पज से ही मीटिंग लेता था वो। स्टेट जनरल की मीटिंग के लिए बुलाया गया 5 मई को 1789 को नए टैक्सेस के प्रपोजल के लिए। रेस्प्लेंडेंट हॉल इन द वर्सेल्स वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। जो रेस्प्लेंडेंट हॉल था वहाँ पर डेलीगेट्स को वर्साई के अंदर तैयार किया गया। डेलीगेट्स मतलब जो गेस्ट थे उनको आदर सम्मान देने के लिए, उनको सभी फैसिलिटी देने के लिए बैठने की अरेंजमेंट की गई। द फर्स्ट एंड द सेकंड जो एस्टेट थे वो 300 रिप्रेजेंटेटिव सेंट करते थे हु वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर साइड। आगे की जो रो होती थी वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। जो 300 फर्स्ट सेकंड के थे, फर्स्ट सेकंड जो एस्टेट के व्यक्ति थे। तो बाकी जो थर्ड एस्टेट था वो क्या था, 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू स्टैंड बैक, उनको पीछे खड़ा होना पड़ता था। द थर्ड एस्टेट वाज रिप्रेजेंटेटिव बाय मोर प्रोस्परस एंड एजुकेटेड पीपल। अब मैंने यहाँ पे बताया कि थर्ड एस्टेट पुअर पीजेंट्स थे, लेकिन इनके अंदर भी जो अमीर थे, एजुकेटेड थे, वही वहाँ पर असेंबली के अंदर जाते थे बच्चों। पीजेंट्स, आर्टिशन, वीमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। पीजेंट्स को, आर्टिशन को और वीमेन को वहाँ एंट्री नहीं थी। हाउएवर देयर ग्रीवेंसेस डिमांड वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स। जो 40,000 लेटर्स थे उनमें उनकी डिमांड को लिस्ट किया गया, रिप्रेजेंटेटिव को ब्रोट किया गया उनके साथ में। बच्चों यहाँ पर फिर आपका इंटरनल क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ मैनी मेंबर्स टुक प्लेस इन
टुक प्लेस इन स्टेट जनरल फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हैं आप। यहाँ से लेकर के आपका ये बैक तक, स्टैंड बैक तक आपका आ जाता है जो इंटरनल क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट में हमने बताया कि जो भी न्यू टैक्स लेविड करना होता था राजा को, तो वो क्या करता था, जनरल स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाता था। यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ हमने पढ़ा है, इसमें 5 मई 1789 को जो मीटिंग बुलाई गई, उसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फर्स्ट सेकंड के थे और 600 थर्ड एस्टेट के थे। फर्स्ट सेकंड के सामने सीटों पर बैठे हुए थे, थर्ड एस्टेट के पीछे खड़े हुए थे। ऐसी मीटिंग बुलाई गई 5 मई 1789 को। Voting in the State General in the past had been कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। जो वोटिंग थी वहाँ पर वो एक प्रिंसिपल के ऊपर आधारित थी, दैट है ईच एस्टेट हैड 1 वोट। उस वोटिंग में सिर्फ एक ही वोट दिया जाता था एक एस्टेट को, मतलब अगर 3 एस्टेट है तो तीनों का 1-1 वोट था। दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। लेकिन इस दिन जब मीटिंग बुलाई गई तो लुई 16 उसी चीज़ को रिवाइज करना चाहता था, बट मेंबर ऑफ जो थर्ड एस्टेट थे डिमांडेड द वोटिंग टू बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल वेयर द मेंबर शुड हैव द 1 वोट। जितने भी मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के, सभी लोगों ने डिमांड की, रिप्रेजेंटेटिव्स ने, कि जितने भी मेंबर्स हैं वो उनका हर एक मेंबर्स का 1 वोट होना चाहिए। दिस वाज द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर लाइक रूसो। रूसो नाम के एक जो थिंकर था उसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसकी बुक थी, विच वाज द बुक ऑफ रूसो। ये भी हमने इंटरनल बना सकते हैं, बना के भी आए हैं आप। यहाँ पर 4th नंबर का इंटरनल आप बना सकते हैं। When the king rejected the proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest। लेकिन जब राजा ने मना कर दिया कि हम हर एक व्यक्ति को 1 वोट नहीं देंगे, तो वो 600 जो मेंबर्स थे वहाँ पर से मीटिंग में से उठ करके चले जाते हैं विरोध करते हुए। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा है कि कैसे जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, वो 1 वोट 1 रिप्रेजेंटेटिव के लिए डिमांड कर रहे हैं, बट जो राजा है वो रिजेक्ट कर देता है उनकी डिमांड को, तो वे प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर चले जाते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रूसो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो भी इसी चीज़ को फेवर कर रही है कि 1 रिप्रेजेंटेटिव हैव द 1 वोट होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हमारा यहाँ पर आ जाता है द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट व्यूड दमसेल्व्स एज द स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड एस्टेट के, वो अपने आप को स्पोक्समैन ऑफ द होल फ्रेंच नेशन का बोलते थे। ऑन 20 जून, क्योंकि जितने भी 600 मेंबर्स थे वो स्पोक्समैन थे, वो अब रिप्रेजेंट करते थे पूरी जनता को, तो वो अपने आप को उनका रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। 20 जून दे असेंबल्ड इन द होल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल। वर्सेल के ग्राउंड में, तो वहाँ पर क्या होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स द नेशनल असेंबली, और अपने आप को ही वो नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देती है। स्वोर नोट टू डिस्पर्स टिल दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। और वो स्वोर मीन्स होते हैं, कसम खाते हैं कि हम जब तक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा यहाँ से नहीं जाएंगे। दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं जो लिमिट कर सके पावर को। मतलब यहाँ पर बच्चों रूसो के साथ साथ थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, और देवर लेड बाय मिराबी एंड एबेसिए, और 2 व्यक्ति और उनके साथ वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, मिराबे और एबेसिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि व्हाट वाज नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का यहाँ ऊन से लेकर के आप यहाँ तक मोनार्क तक लिख सकते हैं। हु फॉलोड द नेशनल असेंबली, मिराबी एंड एबेसिए, 2 व्यक्ति लिख सकते हो आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन गए हैं। मिराबी वॉज बोर्न इन नोबल फैमिली, वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फेडरल प्रिविलेजेस। वो फेडरल प्रिविलेजेस मिले हुए थे मिराबी को। ही ब्रोट आउट अ जर्नल डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्सेल्स। उसने वर्सेल्स की मीटिंग के अंदर इतना पावरफुल स्पीच दिया जिससे सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। एबेसिए बच्चों कौन थे, ये आप ये भी इनके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी एक इंटरनल क्वेश्चन आपका बनता है, हु वाज द प्रिविलेज। जो मिराबी कौन था, यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन एबेसिए का आता है, ही वाज अ प्रीस्ट रोट एन इन्फ्लुएंटियल पैम्पलेट लिखता है वो। पैम्पलेट का नाम था व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। यहाँ पर आप थर्ड एस्टेट का एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं, बट दिस इज़ द नेम ऑफ अ पैम्पलेट।
हु रोट दिस पैम्फलेट, इस तरीके से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट, ये क्वेश्चन देने के बाद 2-3 ऑप्शन आगे वाला दे देगा, तो इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है अपनी। यहाँ पर भी इंटरनल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हुआ JBCA व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट, हु रोट दिस पैम्फलेट, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आप बना सकते हैं 7 और 8, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं वर्सेल्स, पेरिस से ये पूरा शहर होता है, पेरिस यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर बर्बन वंश का जो राजा है वो दिखाया गया है। नांते और बोर्डेक्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। नांते बोर्डेक्स ये भी आप चेक कर लेना, इस मैप्स के अंदर थोड़ा सा क्लियर नहीं है इसीलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है। नांते और बोर्डेक्स ये आपको फिल करना है मैप के अंदर और उसको अपनी नोटबुक में स्टेपल करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे बच्चे हम अभी आते हैं। हमने अभी इससे जो प्रीवियस पैराग्राफ था, वी हैव क्लियर दैट नेशनल असेंबली इज फॉर्म्ड बाय द थर्ड एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, दे वर फॉलोड बाय एबेसी एंड मिराबू। एबेसी वाज द प्रेस्ट एंड मिराबू वाज द ओरिजिनल जो क्या होता है, नोबल फैमिली में जन्म हुआ था, उसको फेडरल प्रिविलेजेस मिले हुए थे, मतलब अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। वो एक जर्नलिस्ट था, यहाँ पर राइटर भी था, जर्नल लिखने वाला था। इस तरीके से हमने ये पैराग्राफ क्लियर किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्सेल्स ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीथ विद टर्मोल। जब नेशनल असेंबली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी, उस समय जो बाकी फ्रांस था उसमें चेंजेज हो रहे थे। टर्मोल्स मीन क्या होता है, चेंजेज हो रहे थे। अ सीवियर विंटर हैड मीन बैड बैड हार्वेस्ट हुई, विंटर में इतनी बैड उनकी सीजन रहा। प्राइस जो ब्रेड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बास्केट एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशंस, जो बेकर थे, बेक करने वाले थे ब्रेड को, वो उन्होंने सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट करके होर्ड कर लिया, सप्लाईज को संग्रह कर लिया। After spending hours in the queues at the bakery, crowds of the angry women stormed into the shops. वुमेन घंटों तक लाइन में लगी रहती थी बेकरी ब्रेड्स को लेने के लिए, लेकिन फिर वो क्या कर देती थी, उस क्राउड के ऊपर अटैक कर देती थी, उन बेकरी वालों पे। एट द सेम टाइम किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन पेरिस, लेकिन उधर ट्रूप्स मीन क्या होता है, सेना को राजा आदेश दे देता है कि मूव करे वो पेरिस के अंदर। 14 जुलाई को एजिटेटेड क्राउड ने स्टॉर्म कर दिया एंड डिस्ट्रॉय कर दिया बिल्कुल बास्तिल का जो किला होता है, वही जो शुरू में हमने चीज़ पढ़ी थी, बास्तिल का किला, कि जो ब्रेड की प्राइस होती है ज़्यादा बढ़ने की वजह से और वो ब्रेड टाइमली न मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों ने अटैक कर दिया ब्रेड शॉप्स पर। और जो किंग था उसने ऑर्डर किया ट्रूप्स को पेरिस में घूमने के लिए, उनको इधर उधर हटाने के लिए भीड़ को। इन द कंट्री साइड रूमर्स फेल फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर, गांव में ये एक खबर फैल गई कि जो लैंडलॉर्ड था, मैनोर बहुत बड़ा भूमि स्वामी होता है, हैड हायर्ड बैंड ऑफ ब्रीजेंट्स, उसने बहुत बड़े ग्रुप को हायर कर रखा है, हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, जो अपने रास्ते को में जितनी भी पकी हुई फसलें आ रही हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कोर्ट इन ए फ्रेंजी ऑफ फियर का मतलब डर में फंसे हुए पीजेंट्स ने सेवरल डिस्ट्रिक्ट साइज्ड हो अपने कब्जे में ले लिए, पिच फोक एंड अटैक द चेटेक्स, उन्होंने चेटेक्स पर अटैक कर दिया, हथियार अपने कब्जे में लेकर के। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन्स को लूटा उन्होंने। बर्न डाउन द डॉक्यूमेंट को जला दिया। कंटेनिंग रिकॉर्ड मेमोरियल ड्यूज, जिसमें क्या भरे हुए थे, मैनोर्स मीन्स लैंडलॉर्ड के ड्यूज जिसमें लिखे होते थे, उन रिकॉर्ड्स को उन्होंने जला दिया। लार्ज नंबर ऑफ नोबल क्या हो गए, अपने होम से फ्लीड मीन्स भाग गए। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू द नेबरिंग कंट्रीज़, कई लोग नेबरिंग कंट्रीज़ में चले गए। यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं न्यू कीवर्ड्स के अंदर भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर आपका मैनोर वाला आ जाएगा, वो अटैक कब हुआ था, जब वो भूस्वामी क्या हो जाते हैं, उस भीड़ से डर के मारे दूसरे जगह पर भाग जाते हैं। डिस्क्राइब द फोर्ट ऑफ बास्तिल, जब ये घटना क्वेश्चन आए तो उसमें ये सारा पैराग्राफ आपने राइट डाउन करना है।
चैटेक्स कैस्टल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू द किंग और नोबल मैन। ये चैटेक्स क्या था, ये प्लूरल फॉर्म है चैटेक का। ये रेजिडेंस था जो किंग और नोबल मैन से बिलोंग करता था। मैनोर एक एस्टेट है जो लैंडलॉर्ड्स या किसी मैंसन से कंसिस्ट होता था, बना हुआ होता था। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि चैटेक्स क्या होता था, मैनोर क्या होता था। दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। मैनोर लैंडलॉर्ड होते थे जो अपने मैनोरियल ड्यूज उनके जला दिए गए थे भीड़ के द्वारा। और चैटेक्स क्या होता था, एक स्टेट रेजिडेंस होता था जो कि नोबल पर्सन जहाँ पर रहते थे वहाँ पर घुस गई थी भीड़। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, उसने अपने रिवोल्टिंग जनता का सामना किया। लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, उसने पहचान लिया नेशनल असेंबली को, आखिर में स्वीकार कर लिया। एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ हिज पावर, उसकी पावर को भी एक्सेप्ट कर लिया। वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन से चेक की गई। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने पास कर दिया डिक्री। डिक्री मीन लॉ होता है, एक लॉ पास किया अबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम को अबोलिश कर दिया, जिसमें डिस्ट्रॉय कर दिया ओब्लिगेशन और टैक्स को। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, जो क्लर्जी के मेंबर्स थे, जो कि कौन होते थे, हमारे फर्स्ट एस्टेट के लोग होते थे, उनके अधिकारों को भी छीन लिया गया। टाइथ्स वर अबोलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, टाइथ को ख़त्म कर दिया गया। टाइथ जो कर था, लिया जाता था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। चर्च की जो भूमि थी उसको भी बांट दिया गया। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एट लिस्ट 2 बिलियन लीवर्स, इससे उसको जो 2 बिलियन लीवर्स का मतलब हेल्प मिल गई गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को हेल्प मिलने से थोड़ी सी राहत मिलने वाली थी। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं 2.1 के अंदर फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, जो फ्रांस था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कैसे बनता है। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, ये आपका इंटरनल क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेशनल असेंबली ने क्या किया है। यहाँ पर 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर दिया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, उन्होंने लिमिट किया किसको, पावर ऑफ मोनार्क को। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अब जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था उसमें जो पावर वन मोनार्क के हाथों में होती थी उसको डिवाइड कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया 3 पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट आपका आता है कि लेजिस्लेचर होती थी, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बनाई गई, उसके बाद जुडिशरी बनाई गई। 3 जो पार्ट्स थे गवर्नमेंट के वो तैयार किए गए। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये फ्रांस इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। पिक्चर को बच्चों आप ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी जनता है, जो पैसिव सिटीजन्स वो होते हैं, जो कि एक्टिव सिटीजन्स वो होते हैं हु कैन पे द टैक्स। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है हु कैन पे द टैक्स, जो टैक्स को पे करते हैं वो होते हैं एक्टिव सिटीजन्स। बट 3 डेज की वेज को स्टेट को दे सकते हैं, वो हो सकता है। और पैसिव सिटीजन्स होते हैं हु कैन नॉट पे द टैक्स, जो टैक्स पे नहीं कर सकते। ये आपने ध्यान में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि 1791 में नेशनल असेंबली ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर दिया और मोनार्क को उनकी बात माननी पड़ी, वो मतलब मजबूर हो गया मानने के लिए। जो पहले क्या होता था, जो पावर थी सिर्फ और सिर्फ मोनार्क के पास होती थी, अब डिवाइडेशन किया गया पावर का। पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई। तो फिर जनता का ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है। नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स होते थे, इलेक्टर्स 50,000 मैन थे। और जो वोट कौन देते थे, जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे। पैसिव सिटीजन्स को वोट का अधिकार नहीं होता था। वुमेन, चिल्ड्रन और बिलो 25 जो ईयर्स के होते थे वो भी
आप वोट नहीं दे सकते थे। ये वोट न देने वाले हैं बच्चों, हु डू नॉट कास्ट वोट इन फ्रांस